नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट में ऐसी तमाम खबरें बताते हैं जिसमें आप मुनाफे कमा सकते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की मंडियों के साथ देश भर की तमाम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आज बात होगी कॉटन की, क्योंकि कॉटन की तेजी जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने आज इस खास रिपोर्ट का नाम दिया है उड़ता कॉटन। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ के सेल्वा राजू हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन के। सर, स्वागत है आपका। सेल्वा राजू जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि आज एक अहम बैठक होने वाली है। क्या मुद्दे हैं इस बैठक के और क्या लग रहा है कॉटन कीमतों में जिस तरह की बेतहाशा तेजी डोमेस्टिक मार्केट में दिख रही है, रिकॉर्ड के ऊपर भाव चले गए हैं, क्या लग रहा है? Good morning to all. Actually, today, Honorable Union Minister has held a meeting to review the situation. Ministry of Textile, since last couple of months, the price has been steeply increasing. They have been frequently conducting meetings. So today also it will be a review meeting. What is the position? He will listen to all the stakeholders and plan for some strategy if it is required. See, cotton price actually has increased in last 3 or 4 months by 30,000 rupees, which is very, very high. Never it has happened like this. Last year, May, the same time, the cotton price was around 45,000, and today it has crossed 1 lakh. Sangar 6 Gujarat cotton, and the good quality cotton, Bani Brahma, it is quoted at 1,10,000 rupees. So, and as such, spinning mills are increasing 30 to 40 rupees per kilo, and garment, they are not able to absorb the price. Therefore, the minister has held a meeting to review the situation. Though the government has removed the import duty, the prices continue to increase because of the price increase in the international market. ओके सर, हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित भी है, जो इस खबर को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और उस मीटिंग के बारे में और डिटेल्स इनसे जानते हैं। समीर, क्या डिटेल्स है? इस बैठक का मुद्दा क्या है? क्या सिर्फ कॉटन प्राइसेस की कीमतों को लेकर है या कुछ और बड़े फैसले की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद पीयूष गोयल जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कर रहे हैं, और इस पूरी बैठक का जो तमाम कॉटन सेक्टर से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हो रही है, इसका एजेंडा, इसका मकसद यही है। सबसे पहला ये है कि जो रिटेल गारमेंट सेक्टर है उसकी लगातार सरकार से ये मांग है कि कॉटन की उपलब्धता बहुत कम है। जिस तरीके से दाम पिछले साल की तुलना में अभी बेतहाशा बढ़े हुए हैं, तो गारमेंट इंडस्ट्री के लिए ये इस वक्त बहुत मुश्किल की परिस्थिति बनी हुई है। लिहाजा दाम को नियंत्रित करने के लिए और कॉटन की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार फौरी तौर पे कोई कदम उठाए। तो यहां पर कॉटन प्राइसेस और कॉटन अवेलेबिलिटी पहला मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि एमसीएक्स ट्रेडिंग, जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पे कॉटन की ट्रेडिंग होती है, उसके चलते क्या उसका एक इंपैक्ट तो नहीं है जिसके चलते कॉटन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक और मसला है जो सरकार के संज्ञान में आया है कि क्या कॉटन की होर्डिंग तो नहीं हो रही है, कॉटन की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। इसको लेकर के भी सरकार के सामने कुछ इनपुट्स मिले हैं और इस बैठक में उस पर भी चर्चा होगी। सेस एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार विचार कर रही है कि क्या जो सेस लागू है उसमें किसी तरीके का परिवर्तन, उसके स्ट्रक्चर में किसी तरीके का बदलाव करके क्या जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको किसी तरीके का राहत या फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो ये अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के एक बैठक हो रही है, जिसमें जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, साथ में जो सेक्रेटरी हैं और अन्य स्टेक होल्डर ये बैठक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी तस्वीर देखनी है तो वो लगभग वही है जैसे गेहूं की स्थिति बनी थी। बाहर विदेशों में या ग्लोबल मार्केट में कॉटन के दाम बढ़िया हैं। जाहिर है फार्मर अपना कॉटन बाहर बेचना चाहेगा, लेकिन उसके चलते कहीं देश में उपलब्धता कम ना हो जाए, जैसा गेहूं के केस में हुआ, ठीक वैसी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी में राहत देने के बावजूद भी कॉटन की कीमतों में और रिटेल सेक्टर को उतना फायदा नहीं मिला है। कपड़ा उद्योग लगातार चुनौती का सामना कर रहा है। तो यहां पे जो स्टेक होल्डर हैं या जो कॉटन इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर हैं, वो सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि फौरी तौर पे एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाए और सरकार इस मसले पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जो भी फैसला होगा यहां प्रक्रिया के तहत उसको आगे जाकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री को वो प्रस्ताव देना होगा और उस पर माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में उस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी ओके, सेल्वा राजू जी, जैसा समीर बता रहे थे कि सरकार को यह भी शक है कि कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रही, क्या इस तरह के सेंस आप लोगों को मिल रहे हैं? नहीं, होर्डिंग थोड़ा तो हो रहा है विथ द
ट्रेडर्स और जिन्नस का पास थोड़ा कॉटन है, लेकिन ये दिस ईयर द कॉटन प्रोडक्शन हैज ड्रॉप्ड बाय almost 30 lakh bales. Last year it was 360. This year it may be only 325 to 330 lakh bales. As on date, only 280 lakh bales have arrived the market by this time. Last year, by April end itself, all the cotton arrived. That means some cotton is lying somewhere. That is why government is going to insist to declare the stock. Whoever is there, all the stakeholders, they have advised to come with the stock figures. So that is number one. Number two, what we have from industry, what we have told is don't bring any control for a short-term issue. And for today, though the government has removed the import duty, it will take 2 to 3 months for the imported cotton to reach the mills. So I think by June end the prices will start softening. Okay, so sir, सिल्वर सर we have to manage. ओके, जून तक हो सकता है कि भाव धीरे धीरे कम आए। और कई सारे ग्राउंड के एक्सपर्ट से भी हमने बात की थी, उनको भी लगता है जैसे जैसे मॉनसून का पिक्चर साफ होगा, कॉटन कीमतों में नरमी आएगी। और आगे का उत्पादन को लेकर क्या अनुमान रहता है, किस तरह की सोइंग होती है, ये सारे रिपोर्ट के साथ आगे भाव में नरमी की उम्मीद है। लेकिन सर, वायदा को लेकर भी सवाल है। वायदा में जिस तरह की तेजी हम देख रहे हैं, 50,330 MCX पर पहुंच गया, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। तो क्या ये वायदा का भाव सही रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या हाजिर के बाजार को? नहीं, MCX का प्राइस तो इट इज even higher than the international price, which is not good for the industry. So therefore we are a little worried about MCX price increase also. Today, our price is higher than even the international price. So this is a worrying factor. So this also government will take the stock of the situation and might come out with some decision. राजू साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और फिर से बैठक के बाद आपसे वापस से बात करेंगे और क्या सरकार फैसले करती है कॉटन की ऊंची कीमतों को लेकर। लेकिन एक और अहम खबर है व्हीट को लेकर। जिस तरह से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया, उसके बाद काफी छोटे कारोबारी परेशान हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ने उनसे माल तो ले लिया था, लेकिन अब पोर्ट पे कांडला और मुंद्रा पोर्ट पर हजारों ट्रकें फंसी हुई है, क्योंकि वहां से अब एक्सपोर्ट बैन हो चुका है। तो वापस कई सारे एक्सपोर्टर्स अब छोटे कारोबारियों को कह रहे हैं कि यहां पर माल अनलोड नहीं होगा, आप वापस इन ट्रकों को ले जाएं। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, दिनेश गुप्ता साहब हैं, जो प्रेसिडेंट है कांडला कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन के। वहां की स्थिति की ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या इस परेशानी के समाधान के लिए सरकार की तरफ से कुछ समाधान निकालने की कोशिश हो रही है क्या? ऐसा है कि परेशानी तो अभी आपको जैसे बताया गया है अदर एक्सपोर्टर्स ने भी, कि जो 13 तारीख को इन्होंने बैन लगाया कि जो 13 तक जो एलसी है इनके पास उसको ही एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे, और उसमें भी उन्होंने डीजीएफटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया। पर ड्यू टू सैटरडे संडे मंडे हॉलीडे वो रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया है। तो आज वर्किंग डे है, तो आज अगर वो रजिस्ट्रेशन होता है तो लगभग 4 वेसल तो आधे लोड किए हुए पड़े हैं कंडला पोर्ट पर, जो कि रजिस्ट्रेशन की इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद बाकी एक्सपोर्टर का भविष्य क्या है, वो आज एक्सपोर्टर की शायद पीयूष गोयल साहब से मीटिंग है। अगर उसमें गवर्नमेंट कोई लीनियन व्यू लेती है और जितना कार्गो आ गया उसको अगर एक्सपोर्ट अलाउ करता है तो शायद इनको ब्रीदिंग मिलेगा, क्योंकि काफी मोटा नुकसान है। लगभग 16 लाख टन गेहूं कंडला में पड़ा है, जिसकी आज अगर वैल्यू वाइज अपन देखें तो खरबों रुपए में वैल्यू आ रही है। तो इस पोजीशन को देखते हुए हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि कम से कम कोई लीनियन व्यू लेकर और एक्सपोर्टर वाइज कोई कोटा अलॉट कर देना चाहिए, जिससे कि एक्सपोर्टर को भी ब्रीदिंग मिले और हैवी लॉस ना हो, क्योंकि ये माल वापस भी नहीं जा सकता, और वापस जाएगा तो भी ऑलरेडी 4 रुपए किलो के आसपास तो गेहूं में टूट चुके हैं इंडिया में, और आगे अगर ये गेहूं एक्सपोर्ट नहीं होगा तो मोटा नुकसान हो जाएगा और भाव भी टूटेंगे इंडिया में, जिससे कि काफी एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा मेरे हिसाब से तो। और सर, इसके अलावा अगर एक और कई सारे ट्रक ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रास्ते में भी फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लौटने को कहा जा रहा है, और मंडियों में भाव लगातार गिर रहे हैं। शुक्रवार के भाव से कल का जो भाव दिल्ली, गुजरात, एमपी, कई सारी ऐसी मंडियों में 7 से 8% तक टूट चुके हैं। तो क्या जो नुकसान की भरपाई ट्रेडर्स की होगी, क्या उसकी भरपाई की भी तैयारी है क्या सर? नहीं, ट्रेडर्स की भरपाई में तो ऐसा है कि आज अगर मैंने माल मंडी से ले लिया तो मैंने तो कैश में माल लिया है, या अगर उधार में भी लिया है तो ट्रकें जो रास्ते में खड़ी है वो तो एक्सपोर्टर ने बोल दिया भाई जो गाड़ी जहाँ खड़ी है, क्योंकि वापस कंडला तक पहुंच रही है तो उसका आने जाने का भाड़ा और डिटेंशन बहुत महंगा पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर गाड़ियां मंडी से निकली है तो वहीं रोक दी है, या आधे रास्ते पे रोककर जब तक वेट एंड वॉच है कि भाई गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव डिसीजन ले तो इन गाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए।
तो नुकसान तो मोटा होगा। जैसे आप बता रहे हो 7-8% टूटा है, अगर और आज खबर ये आई कि गवर्नमेंट इनको अलाउ नहीं करेगी तो मेरे ख्याल से ये 7-8 की जगह 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। सर अब एक और सवाल दिनेश गुप्ता जी, क्या एलसी जिनको जारी हो चुका है जिन एक्सपोर्टर्स को, क्या वही एक्सपोर्ट कर पाएंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या सिर्फ एलसी वालों को इजाजत मिलनी है, बाकी को माल वापस ही लेना पड़ेगा? नहीं, उस टाइम तो जो नोटिफिकेशन आया है वो एलसी का ही आया है, और एलसी के बाद फिर ऐसा नोटिफिकेशन आया कि आपको जिसके पास एलसी है वो भी डीजीएफटी रजिस्ट्रेशन कराए, तो वो रजिस्ट्रेशन आज होगा, क्योंकि वर्किंग डे आज ही है, 3 दिन छुट्टी थी। बट उसके सिवा के डॉक्यूमेंट का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। गवर्नमेंट क्या व्यू लेती है कि अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई सामने कोई गवर्नमेंट में जा रहा है, किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे इजिप्ट गवर्नमेंट है, तो इजिप्ट गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि जितना कोटा उनको मिला है या जितना उनको इम्पोर्ट चाहिए उतना गवर्नमेंट को अगर वो रिक्वेस्ट करके इजिप्ट को अलाउ करे या दूसरी कंट्री को अलाउ करे तो ही कोई ब्रीदिंग आएगी। क्योंकि और कोई डॉक्यूमेंट से तो कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट, परचेज कॉन्ट्रैक्ट तो बैक डेट में कोई भी बना लेगा, बट वो इतना अहमियत नहीं रखता है। यही है कि सरकार ने जो ऑल ऑफ सडन बंद किया है उससे एक बहुत बड़ी अफरा तफरी जो ट्रेडर्स में आ गई है, वो एक बहुत बड़ा नुकसान ट्रेडर्स को हो जाएगा, गाड़ियों को हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियां 7-7, 8-8 दिन, 10-10 दिन से खड़ी है अनलोड करने के लिए। अब अगर वो वापस मंडी में भी जाती है तो उनका भाड़ा कौन देगा, उनका डिटेंशन कौन देगा? तो ट्रांसपोर्ट उद्योग भी काफी इसमें तकलीफ सहन कर रहा है। के नुकसान खास करके छोटे कारोबारी हैं उनके लिए वहन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस तरह से क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि 10 मई तक की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से इस तरह के पीयूष गोयल साहब ने भी वहां से जारी किया गया हुआ था उनके मंत्रालय की तरफ से कि 10 मई को इजिप्ट गेहूं जाएगा, इस तरह की खबरें आ रही थी। और 11 मई को एक टीम भी जाती है बाहर ताकि गेहूं एक्सपोर्ट की जो संभावना है वो तलाशने के लिए, और 13 मई को बैन का फैसला कर लिया जाता है। तो अचानक हुए फैसले की वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही। शुक्रिया गुप्ता साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा ग्राउंड की रियलिटी समझाया कि क्या दिक्कतें पोर्ट पर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान बने भी हुए हैं। तपन पटेल साहब हैं हमारे साथ ही जिगर त्रिवेदी हैं और सुनील खटके साहब हैं कोटक सिक्योरिटी साहब। तीनों मेहमानों का भी स्वागत है। बात अब क्रूड की सबसे पहले करते हैं। अब जैसे जैसे चीन में लॉकडाउन में राहत दी जा रही है उसके साथ क्रूड में कल अच्छी तेजी दिखी, करीब 3% की तेजी दिखी, लेकिन आज एक दायरे में कारोबार कर रहा है। सुनील जी, क्या लग रहा है यहाँ पर क्रूड की तेजी आपको टिकती दिख रही है? विश्व मोहन जी, मुझे लगता है जो चाइना का न्यूज है कि लॉकडाउन धीरे धीरे घट रहा है, फिर से डिमांड रिवाइवल हो सकता है, ऐसा जो मार्केट में सेंटिमेंट है वो ऑलरेडी अभी प्राइसेस में हमने इजाफा देखा है। $115-116 के आसपास ब्रेंट है, तो वो प्राइस जो है डिस्काउंटेड है जो चाइना का न्यूज है। बट अदरवाइज एक टेक्निकल पुल बैक भी हमने देखा था, क्योंकि 12 से 13% का करेक्शन हुआ था एक आध हफ्ते के भीतर, तो उससे थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी हमने देखने को मिला था। करंट फंडामेंटल्स अगर हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, अपना प्राइस जो है वो डिस्काउंट कर दिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में डिमांड थोड़ा कम हो सकता है बोल के। और इवन मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये प्राइसेस पे उतना डिमांड रहेगा या नहीं रहेगा वो भी अनसर्टनिटी बनी हुई है। फेड के मॉनेटरी टाइटनिंग के चलते, इवन ग्लोबल लेवल पे मॉनेटरी टाइटनिंग की जो मुहिम है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, उसके चलते मुझे लगता है इजी बाइंग के लिए इजी मनी अवेलेबल नहीं रहेगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली मार्केट में लिक्विडिटी कम होने की वजह से डिमांड फिर से कम होने की आशंका है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में यहाँ से फिर से थोड़ा करेक्शन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में $100 और $115 के एक रेंज में ट्रेड करता हुआ मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो करंटली वो हायर एंड पे ट्रेड कर रहा है। तो जो ट्रेडर्स हैं मुझे लगता है उनको थोड़ा बहुत प्राइस अप्रिसिएशन पे सेल की स्ट्रेटजी में रहना चाहिए। आज के लिए 8,850 के रेंज में सेल कर सकते हैं, उसी के आसपास भाव ट्रेड कर रहा है। 8,900 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 8,740 तक का टारगेट हम शाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपको भी लग रहा है यहाँ पर बेचकर जाना चाहिए जिगर क्रूड को? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। बिल्कुल, सी पिछले 4 दिनों से लगातार हमने एक तेजी देखी हुई है क्रूड ऑयल में। सो इट वेंट फ्रॉम 7700 टू 88 8900। और मुझे लग रहा है कि जो कल चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग PMI, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या तो फिर रिटेल सेल्स नंबर्स आए थे, दे वर नॉट रियली वेरी सपोर्टिव फॉर द मार्केट्स।
सो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत यहाँ प्रेशर रहेगा, थोड़ा उछाले पे या बिकॉली करे या तो फिर करंट लेवल पे भी बिकॉली की जा सकती है। क्रूड में अगर 8850 के आसपास मिले वन शुड गो शॉर्ट, 8920 का स्टॉप लॉस लेके चले एंड 8700 का यहाँ टारगेट लेके हम चल सकते हैं। ये लेवल 1 या 2 दिनों में आ सकता है। आपका व्यू एनर्जी मार्केट को लेकर, क्रूड और नेचुरल गैस पर, तपन? जी गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी, बिल्कुल जैसे दोनों एक्सपर्ट ने बताया कि यहाँ पे करेक्शन पॉसिबल है क्रूड ऑयल में, और मैं उसी करेक्शन पे बाइंग की यहाँ पे राय देना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड के साथ जाना यहाँ पे बेटर रहेगा। नो डाउट एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ से 100-150 पॉइंट्स का आ सकता है। 3 फैक्टर्स यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो यूएस में समर ड्राइविंग सीजन आएगी तो ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस जो है हाई पे है, यूएस की डोमेस्टिक डिमांड रोबस्ट है। सेकेंड थिंग, चाइना जो लॉकडाउन से बाहर आ रहा है तो वहाँ से डिमांड पीक होगी। और थर्ड थिंग, जो ओवरऑल यूरोप की वजह से और ओपेक की वजह से ग्लोबल सप्लाई में जो टाइट टाइम्स है उसका भी सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। नो डाउट करेक्शन जो पॉइंट है वो ऐसा लगता है कि यूरोप में जो मेजोरिटी जो बननी चाहिए रशियन ऑयल को बैन करने के लिए वो बनी नहीं है, तो यहाँ से एक थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। लेकिन बाकी 3 फैक्टर्स जो है काफ़ी बुलिश है, तो मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म में क्रूड ऑयल बुलिश रहेगा, वापिस से $120 टच कर सकता है। तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटजी यहाँ मैं देना चाहूँगा। ओवरऑल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो 8720 के लेवल से बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 8890, स्टॉप लॉस 8610 का रख के क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस भी काफ़ी बुलिश है, कोई भी डीप पाता है वहाँ पे बाय कीजिए। 610 से 600 की जो लेवल है वहाँ से बाय करते हैं। टारगेट ऊपर में 640, स्टॉप लॉस 590 का रखे नेचुरल गैस भी बाय करें। में अब धीरे धीरे तेजी लौट रही है। सुनील जी, क्या लग रहा है, खरीदें क्या? 50,500 के आसपास है, करीब करीब आधे % की तेजी दिख रही है। क्या करें अभी करंट लेवल पर? विश्वमोहन जी, आई थिंक जो गोल्ड में जो बढ़त देखने को मिला है डोमेस्टिक मार्केट में, एक तो हमारा करेंसी ऑल टाइम लो पे डिप्रिशिएट हुआ है तो उसका एक सपोर्ट है। बाकी थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स 105 के लेवल से अभी घट के 104.30 104.25 के रेंज में अभी आ गया है, तो वो जो है थोड़ा बहुत सपोर्टिंग फैक्टर रहा है। बट फंडामेंटली अगर हम आने वाले समय में देखेंगे, अभी भी डॉलर इंडेक्स 104.15 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। 10 साल का जो यूएस का ट्रेजरी यील्ड है अभी भी वो तकरीबन 3% के आसपास होवर कर रहा है, और आने वाले समय में फेड भी मॉनेटरी टाइटनिंग थोड़ा अग्रेसिवली कर सकता है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन गोल्ड के प्राइसेस को थोड़ा दबाव में रखेंगे आने वाले समय में। इस पुल बैक को एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए देखा जा सकता है। हालांकि जो पोजिशनल बायर्स हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए स्टैगर्ड तरीके से बाइंग यहाँ पे एडवाइस कर सकते हैं। बट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, आज के लिए कल के लिए किसी को ट्रेड करना है, मुझे लगता है कि 400 रुपए का एक डिप जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। आज के लिए 50,430 450 के रेंज में सेल कर सकते हैं। 50,600 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और इंट्राडे में 50,000 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओके जिगर, आप किस पे बुलिश है, गोल्ड या सिल्वर? क्या खरीदें आज? दोनों में तेजी दिख रही है। दोनों में तेजी दिख तो रही है, लेकिन आई विल बी मोर कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन सिल्वर। सिल्वर में बहुत दिनों से हमने देखा था कि $26 से $21 तक का वन वे सेल ऑफ आया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि काफी अच्छा एक बाउंस बैक भी आया है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल डाउन भी हुआ है, रूपी में जो वीकनेस बढ़ी है वो भी यहाँ सपोर्ट कर रही है। एंड मुझे लग रहा है ऑल दो चाइना के डेटा थोड़े खराब आए थे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है कि शंघाई के आजू बाजू के रीजन्स में शायद स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ग्रेजुअली विड्रॉ किए जाएंगे, सो डिमांड शायद क्रिएट हो सकती है। सो आई एम मोर बुलिश इन सिल्वर देन गोल्ड एज ऑफ नाउ, एज ऑफ एट करंट लेवल्स। तो सिल्वर जुलाई अगर 61,000 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 60,800 स्टॉप लॉस एंड 61,500 विल बी द टारगेट। ओके तपन, आपको पसंद आ रहा है कि गोल्ड सिल्वर आज खरीदने के लिए, या कुछ और खरीदेंगे? जी बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर आज बाउंस बैक पॉसिबल है। एक तो रुपये का भी सपोर्ट है, जब तक 76.70 ब्रेक नहीं करता तब तक के लिए USD मैं बुलिश हूँ, और उसका सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को मिल सकता है। सेकंड थिंग, जो यूएस के डेटा कल आया वो काफ़ी वीक है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन की चिंता है जो है वो कंटिन्यू प्रेशर कर सकती है, और फेड की तरफ से भी हमको थोड़े स्टेटमेंट जो है बदलते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग आ सकती है। डॉलर में भी वीकनेस है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों फर्म ट्रेडिंग रहते हैं, लेकिन मेरी बेट यहाँ पे सिल्वर भी रहेगी। सिल्वर को बेस मेटल का फायदा रहेगा, चाइना की तरफ से जो डिमांड आएगी उसका बेनिफिट जो है सिल्वर को भी मिल सकता है। तो 60,800 के लेवल से सिल्वर में बाय कर सकते हैं। 61,500 से 61,800 का टारगेट, स्टॉप लॉस जो है 4,400 का रख के सिल्वर में बाय कर सकते हैं। ओके अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर चीन में लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत की खबर जो आ रही है उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। लग रहा है कि आने वाले समय में रिकवरी मांग में आएगी। सुनील जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए आज? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है जो ट्रेंड है थोड़ा पॉजिटिव रुख की तरफ इख्तियार है। अगर कॉपर की बात करते हैं तो हमने 845 तक का हाई देखा था इन द पास्ट।
अभी 763 764 का रेंज जो है अभी कॉपर का चल रहा है। करंटली जैसे लॉकडाउन से बाहर आ रहा है चाइना, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा हमें उभरते हुए नजर आएगा, वहां पे बढ़ते हुए नजर आएगा। और उसके अलावा भी जो चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं वो रेट्स कम करने के बारे में बात कर रहे हैं, मॉनेटरी ईजिंग की बात कर रहे हैं, और आई थिंक लिक्विडिटी एनहांस करने की बात कर रहे हैं। चाइनीज बैंक्स भी बोरोइंग रेट को थोड़ा कम करने की बात कर रहे हैं। इवन चाइनीज गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग आने वाले समय में बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स है मार्केट में, और उसका सपोर्ट जो है बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। और आई थिंक आने वाले समय में थोड़ा बहुत जो स्टॉक की कमी है एलएमई पे, उसका भी असर जो है प्राइसेस को ड्राइव करते हुए नजर आएगा। जो टॉप प्रोड्यूसर हैं चिली और पेरू, उनका ईयर ऑन ईयर अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिप देखने को मिला है इस साल में। उसका असर प्राइसेस पे थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखने को मिल सकता है। तो 763 764 के रेंज में मैं बाई रेकमेंड करूंगा इंट्राडे के लिए। 761 का स्टॉप लॉस रहेगा। 773 का टारगेट जो है कॉपर में लेके चल सकते। ओके जिगर, फटाफट बताइए बेस मेटल में आज क्या खरीदे? एल्यूमिनियम एंड कॉपर। सो आई विल कवर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में वाइदर 237 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग 235 स्टॉप लॉस एंड 241 टारगेट ऑन वारंट। जो एलएमई के जो अवेलेबल फॉर डिलीवरीज जो वेयर हाउस में जो इन्वेंटरीज है वो ऑल टाइम लो पे पहुंच चुकी है एल्यूमिनियम की। एंड मुझे लग रहा है जैसे जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस पुल बैक करेंगे, विड्रॉ किया जाएगा, एल्यूमिनियम कॉपर इनकी मार्केट में बहुत शार्प डिमांड आएंगी। आई विल बी मोर कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन एल्यूमिनियम। आपकी टॉपिक क्या है तपन? मेरी टॉपिक आज के दिन के लिए जिंक में रहेगी। नो डाउट 1% अप है, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट है मुझे लगता है 312 के लेवल से जिंक में बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 319 और स्टॉप लॉस जो है 309 का रख के जिंक में बाय करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल न्यूज जो है वो पॉजिटिव है मेटल्स के लिए। ओके, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर, 3 टॉपिक आ गए हैं मेटल में। अब बात कर लेते हैं रुपए की, जहां पे रिकॉर्ड निचला स्तर देखने को मिल रहा है रुपए में। सुनील जी, शॉर्ट जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। क्या रुपए में और कमजोरी बढ़ेगी आज? क्या 78 के भी ऊपर निकल सकता है क्या डॉलर के मुकाबले? मुझे लगता है ओवरबॉट जोन में है अभी डॉलर। रुपी मेरे ख्याल से 78 के ऊपर जाना आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। हाँ, 7760 7780 के रेंज में जरूर नजर आ सकता है हमें। ओके, शुक्रिया सुनील जी आपका, जिगर आपका, तपन आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद